हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थ्री ऑर्डर्स। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे 9th से 16th सेंचुरी में पूरी की पूरी जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो थ्री ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी, और वो थ्री ऑर्डर्स थे क्लर्जी, पीसेंट्री एंड नोबिलिटी। जो क्लर्जी थे वो फर्स्ट ऑर्डर में थे, नोबिलिटी सेकंड ऑर्डर में और पीसेंट्री थर्ड ऑर्डर में थे। हम सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे, नोबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि जो नोबल पर्सन वहाँ पर थे, लॉर्ड्स जो थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे कि लॉर्ड्स के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, लैंड का बहुत बड़ा पार्ट होता था जो कि किंग के द्वारा उन्हें दिया जाता था, जिसको मेनार कहा जाता था। मेनार में लॉर्ड का घर हुआ करता था, उसकी जो खेती के लायक ज़मीन थी वो होती थी, फॉरेस्ट होते थे, उनके पशुओं के चरने के लिए पास्चर्स होते थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन दैट मेनार। ओके, और उस उनकी जो खेत लैंड होती थी उनके ऊपर पीजेंट्स वर्क करते थे। ठीक है, ये पीजेंट्स जब एग्रीकल्चर वर्क होता था तो इस टाइम पर खेती करते थे, अदरवाइज दूसरे खाली टाइम पर कुछ आर्टिसंस का वर्क किया करते थे, और कुछ जो है ये लोग मिलिट्री में सोल्जर्स की तरह काम भी किया करते थे। अब टुडे विल रीड अबाउट द नाइट्स। नाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्स क्या होते थे? ये 9th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में युद्ध होते ही रहते थे। अब इन युद्धों के लिए, इन वॉर्स के लिए जो ये पीजेंट सोल्जर्स थे ये पर्याप्त नहीं थे, तो इनको जो है एक कुशल घुड़सेना की जरूरत होती थी। इसी वजह से यहाँ पर एक नए ऑर्डर ने जन्म लिया और उस ऑर्डर का नाम था नाइट्स। ये लोग नाइट्स होते थे जो लॉर्ड की घुड़सेना में काम करते थे, उन्हें नाइट्स कहा जाता था। ये लॉर्ड से उसी तरह से रिलेशन रखते थे जिस तरह से लॉर्ड अपने किंग के साथ रिलेशन रखता था, यानी कि जिस तरह से लॉर्ड किंग का लॉयल हुआ करता था उसी तरह से नाइट्स लॉर्ड्स के लॉयल हुआ करते थे। ये जो लॉर्ड्स थे, लॉर्ड्स जो है अपने नाइट्स को कुछ लैंड का पार्ट दे देते थे, और इस लैंड में 1000 से 2000 एकर्स तक की ज़मीन होती थी। इस ज़मीन को कहा जाता था फीफ। फीफ में सेम जैसे मीनार में हुआ करता था, सेम उसी तरह से फीफ में ही होता था। एग्रीकल्चर के लिए लैंड होती थी, नाइट्स के घर होते थे, उसके लैंड पर काम करने वाले जो किसान होते थे उनके घर होते थे, और यहीं पर इनकी वाटर मिल होती थी और वाइन प्रेस भी होते थे जहाँ पर ये लोग शराब बनाते थे। नाइट्स अपना ज़्यादातर टाइम अपने युद्ध की प्रैक्टिस करने में ही बिताते थे, घेराबंदी करते रहते थे, यानी कि फेंसिंग्स करते रहते थे अपनी टेरिटरी के चारों तरफ, और युद्ध लड़ने का कंटिन्यू अभ्यास करते रहते थे। ठीक है, ये जो लैंड लॉर्ड्स को नाइट्स के द्वारा नाइट्स को दी जाती थी, लॉर्ड्स के द्वारा नाइट्स को दी जाती थी, इसके बदले में नाइट्स लॉर्ड्स को कुछ पैसे देते थे और अपनी वो जो है युद्धों में लड़ने के लिए प्रॉमिस भी उसको करते थे कि वो उनकी तरफ से युद्ध में लड़ेंगे। ठीक है, ये नाइट्स अपनी सर्विस दूसरे लॉर्ड्स को भी दे सकते थे, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका खुद का लैंड हुआ करता था। 12th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे सिंगर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने इनके लिए सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिया था। ये जो ब्रेव नाइट्स हुआ करते थे, लॉर्ड्स हुआ करते थे, राजाओं के युद्धों के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक पोएम भी दी हुई है कि वो यहाँ पर एक नाइट अपने लॉर्ड के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है, कि वो कहता है कि अगर मेरे लॉर्ड को काट दिया जाएगा, स्लेन काट देना, अगर मेरे लॉर्ड को काट दिया जाएगा तो मैं उसकी तकदीर का भागीदार बनूंगा, यानी कि उसकी जगह पर मैं कटूंगा। अगर उसको लटका दिया जाएगा तो मैं उसके साथ लटकूंगा, अगर उसको आग में जला दिया जाएगा तो मैं उसके साथ जलूंगा। मतलब यहाँ पर इस तरह से ऐसी बहुत सी पोएम्स हुआ करती थी जिसमें नाइट्स लॉर्ड्स के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाया करते थे। ओके, इस तरह से नाइट्स यहाँ पर हुआ करते थे, और ये था नोबल्स के बारे में। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, द क्लर्जी, क्लर्जीज के बारे में। जो ये कैथोलिक चर्च थे, इसके खुद के लॉज, खुद के रूल्स हुआ करते थे। इनको किंग के द्वारा कुछ लैंड दी जाती थी, और इस लैंड पर रहने वाले लोगों से वो लोग टैक्स लिया करते थे। ये एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि राजा के ऊपर डिपेंड करती थी। नॉर्थ में जो चर्च थे उनमें रहने वाले जो प्रिस्ट थे उनको पॉप कहा जाता था, जो कि रोम में रहते थे। यूरोप में क्रिश्चियन सोसाइटी का जो मार्गदर्शन करते थे वो होते थे बिशप और प्रिस्ट, पादरी हुआ करते थे। हालांकि ये जो बिशप और प्रिस्ट हुआ करते थे ये भी फर्स्ट ऑर्डर में ही थे, ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी दूसरे ऑर्डर में थे, ये भी फर्स्ट ही ऑर्डर में थे। मोस्टली विलेजेस में अपने खुद के चर्च हुआ करते थे, और इन चर्च में एवरी संडे, हर संडे को लोग प्रिस्ट का उपदेश सुनने आते थे और इकट्ठे होकर यहाँ पर भगवान की प्रार्थना किया करते थे।
हर कोई प्रिस्ट नहीं बन सकता था, कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। सर्फ्स कौन होते थे? जो कृषक दास होते थे, यानी कि कृषि भूमि पर काम करने वाले जो दास स्लेव होते थे, वो प्रिस्ट नहीं बन सकते थे। ऐसे लोग जो फिजिकल चैलेंज्ड, यानी कि जिन्हें किसी भी टाइप की कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती थी, वो नहीं बन सकते थे। और ना ही विमेन प्रिस्ट बन सकते थे, सिर्फ मैन ही प्रिस्ट बन सकते थे। और मैन भी जो अरिस्टोक्रेसी मैन, यानी कि जो अच्छे मैन जिनके पास पैसा होता था, एक सोसाइटी में अच्छी पोजीशन उनकी होती थी, वही लोग प्रिस्ट बन सकते थे। अब ये जो प्रिस्ट बनते थे, ये लोग शादी नहीं कर सकते थे, मैरिज नहीं कर सकते थे, पूरा की पूरी लाइफ इन्हें चर्च में ही बितानी पड़ती थी। ओके, जो बिशप्स होते थे उनके पास भी अपनी लैंड होती थी, और उस लैंड पर रहने वाले लोगों से ये लोग एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट ले लेते थे। एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उसका 1/10 पार्ट टैक्स के रूप में लेते थे, और इस टैक्स को कहा जाता था टिथ। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि टिथ किसे कहा जाता था। ओके, बिशप्स के द्वारा लिया गया, लोगों पीजेंट से लिया गया जो टैक्स होता था, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट जो होता था, उसको टिथ कहा जाता था। ओके, एक तो ये इनके इनकम का सोर्स बना हुआ था टिथ। दूसरा इनका सोर्स क्या था कि जो लोग यहाँ पर आते थे, चर्च में दान देते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, उससे, और जो अमीर लोग, अरिस्टोक्रेसी लोग हुआ करते थे, वो अपने रिलेटिव्स के मरने पर यहाँ चर्च में बहुत सारा दान देते थे, वो भी इनकी इनकम का ही एक पार्ट था। इन टू वे से इन लोगों की इनकम हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट है मॉन्क्स। इनके कुछ अपने रूल्स हुआ करते थे। प्रार्थना को करने के ये लोग भगवान की प्रेयर किस तरह करते थे, ये सारी की सारी जो नकल थी वो फेड्यूल एलाइट, यानी कि जो नॉबल्स थे उन्हीं की गई थी। जिस तरह से नाइट्स नॉबल्स के लिए अपनी लॉयल्टी के लिए ऑथ लेते थे, शपथ लेते थे, उसी तरह मतलब वो लोग घुटनों पर बैठकर और सिर को झुकाकर ओथ लिया करते थे। सेम उसी तरह से चर्च में भी पूजा की जाती थी कि घुटनों पर बैठकर सिर झुकाकर चर्च में पूजा की जाती थी। ओके, नेक्स्ट है मॉन्क्स, जो इन्हीं का एक पार्ट थी, मतलब जो प्रीस्ट होते थे उन्हीं का ही एक पार्ट थी। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो ये मॉन्क्स थे वो शहरों और गांव के बीच में नहीं रहते थे, वो शहरों और गांव से दूर रहा करते थे, मतलब आबादी से दूर रहते थे। जिन प्लेसेस पर वो रहते थे उन्हें एबीज और मोनेस्ट्रीज कहा जाता था। ये प्लेस गांव और शहरों से बहुत दूर होते थे। जो टू फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जो आज भी बनी हुई हैं, वो है इटली की, एक है इटली की सेंट बेनेडिक्ट, जिसको 529 में बनाया गया था, और सेकंड है बरगंडी की क्लूनी, जो कि 910 में बनाई गई थी। ओके, सेंट बरगेंडी की क्लूनी, जिसको 910 में बनाया गया था। आबेस में रहने वाले जितने भी ये मॉन्क्स होते थे, वो पूरी की पूरी लाइफ यहीं पर स्पेंड करते थे, यानी कि ये लोग भी शादी नहीं कर सकते थे। इनका जो डेली रूटीन होता था वो मतलब पूरा एक डिसिप्लिन होता था। पूरे डिसिप्लिन में रहते थे ये लोग। खेती करते थे, टाइम समय पर प्रार्थना करते थे, खेती करते थे और फिजिकल वर्क करते रहते थे। मीन्स पूरा का पूरा दिन अपने आप को ये लोग बिजी रखते थे। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज भी भिक्षुक बन सकते थे, और ये ऐसी लेडीज जो इस टाइप की जिंदगी जिया करती थी उनको नन्स कहा जाता था। कई मोनेस्ट्रीज और आबेस ऐसा होते थे जहां पर मॉन्क्स और नन इकट्ठे मिलकर रहा करते थे, लेकिन कई मोनेस्ट्रीज और आबेस इनके लिए अलग अलग बने हुए थे। स्टार्टिंग में ये जो मॉन्क्स और नन्स थे बहुत कम थे, 10 या 20 के आसपास एक एबेस में या मोनेस्ट्री में हुआ करते थे, बट धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अब ये जो है 100 से थाउजेंड्स तक पहुंच गए थे, और इसीलिए जो है जो एबेस और मोनेस्ट्रीज थी इनका साइज भी बड़ा होता चला गया था। अब मोनेस्ट्रीज में ये लोग स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये जो मॉन्क्स और नन्स थे, इन्होंने आर्ट्स के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स और नन्स हुए हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिसंस थे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एबेस हिलगार्ड। एबेस हिलगार्ड एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। ओके, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस तरह से आर्टिस्ट यहाँ पर थे। ओके, अब इनसे भी अलग दूसरे एक और टाइप के मॉन्क्स हुआ करते थे। वो तो बिल्डिंग्स में भी नहीं रहते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे और लोगों से भीख मांगते रहते थे, और उसी भीख पर उनका जीवन चलता था। इन लोगों को कहा जाता था फ्रायर्स। क्या कहते थे?
फ्रायर्स, ये भी भीख मांगते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते थे और इसी भीख के ऊपर इनका लाइफ डिपेंड होती थी, किनकी, फ्रायर्स की। ओके, सो इस तरह से मॉन्क्स और नन्स अपनी लाइफ को जिया करते थे। अब यहाँ पर चर्च और सोसाइटी, कि चर्च और सोसाइटी का आपस में कैसा रिलेशनशिप था, कैसे क्या कुछ होता था। हालांकि बहुत सारे यूरोपियन ईसाई बन गए थे, लेकिन फिर भी उनके जो कुछ पुराने रीति रिवाज थे, जैसे कि मैजिक और फोक ट्रेडिशंस, उन्हें इन्होंने अभी तक भी नहीं छोड़ा था। इस चीज़ को वो लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी उनको फिक्स कर दिया गया था, जैसे कि 25 दिसंबर को क्राइस्ट का बर्थ मनाया जाएगा, इसको भी फिक्स कर दिया गया था। वैसे ये एक कहानी के अकॉर्डिंग और इनके रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ये एक बहुत पुरानी प्रथा थी, जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी। ओके, क्योंकि इसी दिन इन लोगों का मानना था कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर टांगा गया था और उनका नया जन्म हो गया था। इसीलिए ये लोग 25 दिसंबर को क्राइस्ट के जन्म के रूप में मनाते हैं। और एक और चीज यहाँ पर थी, ये लोग संडेज को क्या करते थे, चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे। इस संडे को, वैसे पहले इसको संडे नहीं कहा जाता था, होली डे कहा जाता था। होली यानी कि पवित्र दिन कहा जाता था। इस पवित्र दिन पर ये लोग सारा काम छोड़कर चर्च में जाते थे और प्रार्थनाएं करते थे। बट मोस्टली जो पीजेंट्स थे वो इस दिन का वेट अरेस्ट करने के लिए किया करते थे, क्योंकि इस दिन खेतों पर किसी टाइप का कोई काम नहीं किया जाता था। तो जो मतलब कंटिन्यू ये लोग काम करते रहते थे, तो उस काम के बोझ से एक दिन के लिए फ्री हो जाते थे और इस दिन का ईगरली वो लोग वेट करते रहते थे। सो इसी तरह से इस हॉलीडे को हॉलीडे के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और यहीं से हमारे संडे की हॉलीडे की स्टार्टिंग होती है। संडे उनका हॉलीडे था, पवित्र दिन था, अब वो पवित्र दिन को छुट्टी के रूप में मनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस दिन लोग प्रार्थनाएं करते थे, प्रार्थना करने के बाद ये लोग अपना पूरा दिन एंजॉय करते रहते थे, अपनी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज को करते रहते थे। ठीक है, यहाँ से हमारे संडे की स्टार्टिंग होती है। ओके, यूरोप में तो इस तरह से संडे स्टार्ट हुआ, लेकिन जब ये यूरोपियन ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और इन्होंने अपना रूल यहाँ पर किया, तो संडे को इन्होंने यहाँ भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ आए जब वो लोग, तो उन्होंने देखा कि ये लोग डेली काम करते हैं, किसी टाइप की कोई छुट्टी नहीं होती है, तो यहाँ पर भी उन्होंने संडे को एक हॉलीडे के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। ओके बेटा, टुडे विल डू अप टू हियर, नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज like, share and comment my videos and subscribe my channel. Okay, bye bye, thank you, keep learning.